Hi students, welcome to Legendary Lecture Series. I am Dr. Surendra Kumar from University of Delhi. Today we will discuss about section second, that is livelihood, economies and societies. And in this second section of the class 10 textbook Indian Contemporary part second, we will discuss about the making of global world. Now, global world, globalization, एक ग्लोबल विश्व का निर्माण और भूमंडलीयकरण, इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं, इसको देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस संदर्भ में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे, उस संदर्भ में हम लोगों ने एक खास पहलू को लिया है, वो है मोबिलिटी, गतिशीलता। यानी कि कैसे इस दौर में पूरे विश्व में जो गतिशीलता है, जो मोबिलिटी है, चाहे वो लोगों की मोबिलिटी हो, चाहे वो कैपिटल की मोबिलिटी हो, चाहे वो आइडियाज की मोबिलिटी हो, कैसे इस मोबिलिटी में बदलाव आया और क्या ये मोबिलिटी केवल आधुनिक काल से ही चली आ रही है, या फिर ये मोबिलिटी प्राचीन काल से चली आ रही है। दो, क्या ये मोबिलिटी केवल एक ही किसी खास देश में चली आ रही है, इस मोबिलिटी को हम पूरे विश्व में देख सकते हैं। सो इन सभी पहलुओं को हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट सब यूनिट ऑफ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो हम लोगों ने बात की कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या ग्लोबलाइजेशन, इसको हम कैसे समझें। तो एक संदर्भ, इसके कई संदर्भ हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहा, सो विद इन वन कॉन्टेक्स्ट, जो कि इस प्रोसेस को बड़े पैमाने पे, लार्जर डायमेंशन में डिस्क्राइब करता है, वो है मोबिलिटी, गतिशीलता। गतिशीलता को ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ के देखा गया है, और जब जब गतिशीलता बढ़ी है तो ये माना गया कि ग्लोबलाइजेशन आ गया है। Now, mobility of what? Mobility of people, mobility of ideas, mobility of capital, mobility of labor, mobility of religious ideas, etc. etc. तो जब हम संदर्भ की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ की बात करते हैं, तो हमने देखा कि मोबिलिटी एक पार्ट है उसका। अब मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो मोबिलिटी हमें केवल आधुनिक काल में देखने को नहीं मिलती, मोबिलिटी को हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं। यदि आप अपनी स्क्रीन पे जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, फिगर नंबर 1, अगर आप उस फिगर को देख पा रहे हैं, ये गोवा म्यूजियम में रखा गया मेमोरियल स्टोन का एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जहाज, शिप का डिजाइन बना हुआ है। सो दीज काइंड ऑफ मेमोरियल स्टोन्स रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ सी बेस्ड ट्रेड्स और इंटरेक्शंस, यानी कि समुद्री यात्राओं आधारित वो कहीं न कहीं आगमन को, मोबिलिटी को दर्शाता है। दूसरा पक्ष ये भी है गतिशीलता का कि जब हम मानव की उत्पत्ति को भी देखने का प्रयास करें, तो रेमंड डार्ट हमें बताते हैं कि मानव की उत्पत्ति ईसा के 40,000 साल पहले अफ्रीका में हुई। तो अफ्रीका को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन माना जाता है, और ये माना गया है कि अफ्रीका से ही होमो सेपियंस, यानी जो आज का मानव है, उसका उद्भव हुआ, और उसी ने फिर दुनिया के अलग अलग भागों में जाके अपने आप को स्थापित किया, अलग अलग तरह के समाज बने। तो एक संदर्भ में आप गतिशीलता को देखते, तो गतिशीलता को आप आदि मानव से मानव का निर्माण और मानव का दुनिया के अलग क्षेत्रों में जाके स्थापित होना, ये भी एक तरह की गतिशीलता के रूप में नजर आता है। सो देयर आर डिफरेंट डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। खैर, जब हम बात करते हैं गतिशीलता की, तो हमें गतिशीलता का मतलब ये है कि आवागमन तभी होगा जब कहीं न कहीं उसके आवागमन के साधन भी होंगे, रूट्स भी होंगे, जहाँ से लोग या वस्तुएं आया जा सकती है। तो जब हम देखते हैं प्राचीन काल की तरफ, तो हमें सिल्क रूट जो है वो बिल्कुल ध्यान में आता है कि सिल्क रूट एक बहुत बड़ा एक तरह से रूट था, जिसके माध्यम से एशिया और यूरोप इंटरकनेक्टेड था, और ना ही केवल एशिया यूरोप इंटरकनेक्टेड था, एशिया के माध्यम से दुनिया के दूसरे जो क्षेत्र थे वो भी इंटरकनेक्टेड थे। और कहीं ना कहीं भारत, चाइना और सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अरब, अफ्रीका और भूमध्य सागर, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड थे। तो इस इंटरकनेक्टेडनेस को और हम कैसे देख सकते हैं? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो अपने साथ में क्या ले जाते हैं? वो अपने साथ में अपने विचार ले जाते हैं, अपना खान पान ले जाते हैं, अपने साथ में अपनी भाषा ले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से
चाइना में जो नूडल्स बनते थे वो जब यूरोप पहुंचे तो वो स्पागेटी के नाम से कहलाए। अरब व्यापारियों का भूमध्य महासागर से जो इटली का क्षेत्र सिसिली है वहां से एक तरह से आदान प्रदान था। हमें मार्को पोलो की किताब जो है उसमें इसका जिक्र मिलता है। तो इस बुक ऑफ मार्वल्स, तो इस किताब में हमें देखने पे मालूम पड़ता है कि किस तरह से जो अरब में पास्ता बनता था वो पास्ता कैसे इटली में पहुंचा, और वो इटली का पास्ता बन गया। इसी तरह से जब हम यूरोप और अमेरिका के संदर्भ की बात करते हैं, 15वीं सेंचुरी से पहले अमेरिका, उस अमेरिका में अलग अलग सभ्यताएं थी, सभ्यताएं भी थी, घुमक्कड़ लोग भी थे, अलग अलग तरह की परंपराएं थी, मय सभ्यता, इनका सभ्यता। वहां जब यूरोपियन लोगों का आगमन हुआ और यूरोपियन लोगों ने धीरे धीरे जब वहां से दुनिया की यात्राएं की, अगर मैं यूं कहूं क्रिस्टोफर कोलंबस की हम लोग बात करें तो कैसे वो यूरोप से और कैरिबियन आइलैंड पहुंचे और कैसे वहां से अमेरिका में लोग पहुंचे। तो एक खास बात हम देखते हैं कि आज जो हम कुछ खाने में सामान खाते हैं, आप ये जान के हैरान होंगे कि वो जो खाने का सामान है उसका और यूरोप और अमेरिका के इंटरेक्शन का बहुत बड़ा लेना देना है। हम आलू खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, टमाटर खाते हैं, ये सब कहाँ से आया? क्या ये हमारे देश में पैदा होता था या कहीं और ये पैदा होता था? तो आप देखेंगे कि ये सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं अमेरिका से यूरोप और यूरोप से दुनिया के अलग अलग देशों में गई। लेकिन सवाल ये भी है कि इन वस्तुओं के अलग अलग क्षेत्रों में जाने से क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसने दुनिया को कैसे बदला? तो आप फिगर नंबर 4 देख रहे होंगे। फिगर नंबर 4 में लिखा हुआ आयरिश पोटैटो फैमिन, यानी कि अकाल पड़ा हुआ है और बच्चे जमीन में कुछ खोद रहे हैं, और एक बच्चा नीचे जमीन में देख रहा है, एक बच्चा खोद रहा है, और तीसरे बच्चे को आप देखें कि वो निराश होकर बैठा हुआ है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे भूखमरी के शिकार हैं, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, और जो आलू जमीन से उगता था, उस आलू को निकालने के बाद भी ये वो बच्चे हैं जो फिर जमीन को खोदने के प्रयास करें कि अगर कहीं कुछ आलू बच गया तो वो उसे निकाल कर खा पाएं और अपनी भूख मिटा पाएं। क्योंकि 1405 से लेकर 1849 के बीच हम देखते हैं कि आयरलैंड को लेकर वहाँ महामारी का दौर था, और कैसे आलू ने कहीं न कहीं भूखमरी को कम करने में योगदान दिया। अब ये एक बात है, लेकिन क्या इसके अलावा और कुछ भी, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होता है या कुछ और भी इससे ज़्यादा होता है? जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के संदर्भ में हम देखते हैं कि जब यूरोप के लोग अमेरिका गए, अमेरिका एक हिली एरिया है, बहुत वाइड डेंस जो है वो ज्योग्राफी है वहाँ की, और जब यूरोपियन लोग वहाँ गए तो यूरोपियन लोग अपने साथ में जर्म्स, महामारी, स्मॉल पॉक्स इत्यादि बीमारियां भी साथ ले गए। और यूरोप को जब आप 13-14 सेंचुरी में देखते हैं तो यूरोप में आपको ब्लैक डेथ के नाम से बड़े पैमाने पर लोगों के मरने की आपको प्रमाण मिलते हैं। लगभग 60% पॉपुलेशन वहाँ की खत्म हो गई। तो जब 15वीं सेंचुरी में यूरोप के लोग अमेरिका जा रहे हैं तो अपने साथ में उन महामारियों को भी ले गए, अनायास ही अपने साथ महामारियों को ले गए। तो इस महामारी का जो इतिहासकार प्रमाण बताते हैं कि यूरोप के आगमन के बाद अमेरिका में लगभग 700 लाख लोग मारे गए, अर्थात अमेरिका की 90% पॉपुलेशन यूरोपियन आगमन के बाद खत्म हो गई। हालांकि शुरुआती दौर में इतिहासकार ये 700 लाख पॉपुलेशन के खत्म होने का सारा जिम्मेदारी केवल इन महामारियों को देते थे, लेकिन धीरे धीरे इतिहासकारों ने ये भी खोजा है कि यूरोपियन आगमन के बाद अमेरिका में बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर बीमारियों के आगमन से वहाँ की जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब यूरोपियन लोग अमेरिका चले गए तो क्या अमेरिका का भी यूरोप पे और दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ा? ये भी एक सवाल है। जब दो समाज इंटरेक्ट करते हैं तो क्या प्रभाव एक तरफा होता है या दो तरफा होता है या कई तरफा हो सकता है? तो
दूसरा जो एक और पक्ष है इस इंटरेक्शन का, वो पक्ष ये है, हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर अब अमेरिका में क्या था। अमेरिका में जब अमेरिका को हम देखने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका में इस समय बड़े पैमाने पर चांदी और सोने की खदानें होती थी। हम पेरू की बात करें, पोतोसी, मैक्सिको की बात करें, जैक्टिकस, अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पूरे अमेरिका में चांदी और सोने का उत्पादन होता था। तो हम ये देखते हैं कि यूरोपियन लोगों की अमेरिका में जाने के बाद में पूरे विश्व में सोने और चांदी का बड़े पैमाने पर सर्कुलेशन हुआ। और ना केवल सोने और चांदी का सर्कुलेशन हुआ, बल्कि सोने चांदी के सर्कुलेशन के साथ में कहीं ना कहीं करेंसी यानी कि मुद्राओं का प्रचार हो। यानी कि हम अगर उस काल में भारत को भी देखते हैं, मुगल साम्राज्य को भी देखते हैं, तो सोने और चांदी के सिक्कों के चलन का हमें प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें दो तरफा भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जब सोने चांदी का प्रभाव पड़ा तो हम देखते हैं कि यूरोप के लोगों ने अमेरिका में, अफ्रीका के आइलैंड्स में न केवल खदानों में काम किया यानी सोने चांदी का उत्पादन किया, बल्कि इन क्षेत्रों की भूमि के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके वहाँ पे खेती करवाई, नकदी फसलों की खेती करवाई। वो नकदी फसल चीनी हो सकता है, वो कोकोआ हो सकता है। इन सब कार्यों में कहीं न कहीं मानव की आवश्यकता होती है। तो हम ये भी देखते हैं कि 19th सेंचुरी तक, इस 90 यानी कि जहां हम लोगों ने 15th सेंचुरी की बात की, अब हम 19 यानी इस 400 साल के पीरियड में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गतिशीलता थी उसका एक पक्ष ये भी था कि यूरोपियन लोगों ने गुलाम व्यापार के माध्यम से खेती और खदानों का काम करवाना शुरू किया। तो गुलाम यानी कि अफ्रीका से लोगों को पकड़कर और अमेरिका ले जाया जाता था और वहाँ पे गुलाम की तरह उनसे काम करवाया जाता था। तो स्लेव ट्रेड यानी अटलांटिक स्लेव ट्रेड भी इसे कहा जाता है। हालांकि गुलाम व्यापार दुनिया के अलग अलग समाजों में रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इस गुलाम जो व्यवस्था की बात करें वो इस इंटरेक्शन, इस गतिशीलता के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर आप फिगर नंबर 5 देख पा रहे हैं, इस फिगर में लिखा हुआ स्लेव्स फॉर सेल। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि एक तरफ दीवार के साथ लाइन में कुछ अच्छे कपड़े पहने हुए, एक तरफ ब्लैक्स मेल खड़े हुए, उनको बिल्कुल कोट पैंट पहनाया हुआ है और सर पे हैट बनी हुई। और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि महिलाएं हैं, ब्लैक वुमन हैं और उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं। और उनके सामने कुछ यूरोपियन लोग हैं जो उन्हें वस्तुओं की तरह देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इन्हें परचेज करने के लिए आ रहे हैं। हमने इस यूनिट में पढ़ा किस तरह से प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मोबिलिटी दुनिया को प्रभावित कर रही थी। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इस गतिशीलता के चलते खाद्यान्नों का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान हुआ। हमने ये भी देखा कि किस तरह से सोना और चांदी का अमेरिका से लेकर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में फैलाव हुआ। और हमने इसके अलावा पढ़ा कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस में अटलांटिक गुलाम व्यापार के रूप में यूरोपियन लोगों ने अमेरिका में गुलाम व्यापार को स्थापित किया। I hope you enjoyed this video. In the next episode, we will discuss about the 19th century and how it affected the process of globalization. Keep watching Legendary Lecture Series. Thank you very much.